हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स। याद रखिए कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी को 2 में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन स्केलर और दूसरा हमारे पास है वेक्टर। ये दोनों किस बेस पर है? ये डिवीजन हमारे पास डायरेक्शन के केस पर है। यानी हम लोगों ने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी वो होगी जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी और यूनिट होगी, उसको हम कहेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर देख ले, अगर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और साथ ही साथ इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर। वेक्टर हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी होगी विच नीड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। डिफिनीशन इस तरह होगा, a quantity which required magnitude, unit and as well as direction for its complete description. So definition हमारे पास होगा which needs direction for its complete description, यानी यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट होगी। याद रखिए कि यहाँ पर मैं एक और कंडीशन भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेक्टर लॉज। वेक्टर वो होगा जो वेक्टर लॉज को फॉलो करेगा। एक छोटा सा पॉइंट है, हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते, इनको हम वेक्टर नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल करंट, यहाँ पर लिख ले, आप अपने साथ नोट कर ले। करंट हमारे पास एक वायर में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों हो सकती है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, लेकिन करंट हमारे पास वेक्टर नहीं है बिकॉज इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉज, इट डू नॉट ओबे लॉज। इसी वजह से इस करंट को हम स्केलर वेक्टर नहीं, इसको हम बोलते हैं टेंसर। टेंसर हमारे पास वो क्वांटिटी है जो ना स्केलर हो ना वेक्टर हो। बाज़ लोग इसको स्केलर भी बोलते हैं, लेकिन ये हमारे पास टेंसर है। अब यहाँ पर देख ले, इस वेक्टर को हम डायरेक्शनल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। इस डायरेक्शन की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल क्वांटिटी। एग्जांपल हमारे पास है फोर्स, टार्क, P मीन्स मोमेंटम, S मीन डिस्प्लेसमेंट, और ये जो मेरे पास है ये दूसरा P है हमारे पास, ये ऑलरेडी हमारे पास हो गया मोमेंटम, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब यहां पर देख ले, वाई डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है M, या अगर हम बात कर ले लेट्स सपोज स्केलर की, अगर ये मेरे पास मार्कर है 10 ग्राम, ये मेरे पास एक 10 ग्राम और ऐड हो गया, तो मेरे पास बन जाएगा क्या? मेरे पास बन जाएगा 20 ग्राम। इसको मैं, ये है हाथ में 10 ग्राम मार्कर, ये 10 ग्राम में राइट ऐड कर लूँ, लेफ्ट को ऐड कर लूँ, मार्कर इस तरह रख लूँ, इस तरह रख लूँ, लेकिन इसकी मास पर फर्क नहीं पड़ता। अब ये केस हमारे पास मास फोर्स के केस में लगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको एक बंदा जो है फुल कर रहा है, ये एक शख्स है जो इसको फुल कर रहा है, सही है, इस डायरेक्शन में फुल कर रहा है। अब ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अब अगर हम दूसरा 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, एक दूसरा बंदा इसको खींच ले, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास 20 न्यूटन होगा। अब अगर एक शख्स जो है इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींच रहा है और दूसरा बंदा 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर ले, लेकिन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर ले, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों 10 न्यूटन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका रिजल्टेंट हमारे पास 0 होगा। यानी जो दूसरा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इट मैटर्स अलॉट। अगर इस डायरेक्शन में ऐड करेंगे, एक फोर्स 10 न्यूटन है, दूसरा ऐड करेंगे तो दोनों का 20 बनेगा। एक 10 है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, हमारे पास 0 बनेगा। यानी डायरेक्ट फोर्स नीड्स अ डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो ये फोर्स हमारे पास इसी वजह से क्या है? ये हमारे पास है वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन, जब हम फिजिक्स में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 मेथड है हमारे पास। एक हमारे पास है सिंबॉलिकली, दूसरा हमारे पास है ग्राफिकली। सिंबॉलिकली मीन सिंबल, इसको हम एक निशान देंगे, वो निशान क्या होगा? वो हमारे पास बोर्ड एंड एरो। बोर्ड मीन कि लेट्स सपोज फोर्स है हमारे पास, वेक्टर है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह बोल्ड लिखेंगे, नॉर्मल लेटर से थोड़ा सा बोल्ड। इसको हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसको हम स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम बोल्ड करेंगे। एरो मीन्स
लेट सपोज ये एक वेक्टर ए है तो इसके ऊपर एरो करेंगे या इसके नीचे एरो करेंगे, लेकिन हम बुक में जो है ये वाला मेथड मोर अप्रोप्रिएट है, हम ये मेथड जो है फॉलो करेंगे, एन एरो अबव एन अल्फाबेट। ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वी ड्रा एन एरो अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब इस एरो को जब हम ड्रा करते हैं, ये मेरे पास वेक्टर है, एरो मींस वेक्टर। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम इस तरह एरो ड्रा करेंगे। अब इस एरो का जो लेंथ होगा, इसका एक लेंथ है, एक इसका डायरेक्शन है। ये हेड किस तरफ है, ये हमें डायरेक्शन शो करता है। सो ये जो हेड है, ये हेड हमारे पास डायरेक्शन जो है हेड शो करेगा। लेंथ हमारे पास क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। लेंथ हमारे पास क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट से, एक पर 10 न्यूटन फोर्स है, दूसरे पर 20, ये हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है। अगर 20 न्यूटन फोर्स हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो उसके लिए हम इसके डबल एरो को ड्रा करेंगे। यानी अगर 10 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर है तो 20 के लिए 4 सेंटीमीटर होगा। लेंथ इसकी अगर डबल है तो इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी इसकी क्या है, डबल है। सो ये जो एरो का लेंथ है ये हमें मैग्नीट्यूड बता देता है और इसको हम अकॉर्डिंग टू करंट स्केल बताएंगे, एक स्केल के मुताबिक उसको ड्रा करेंगे। स्केल हमारी चॉइस पर होगा लेकिन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह ना हो कि आप 10 न्यूटन के लिए एक 3 मीटर लाइन ड्रा कर ले जो बोर्ड से उलट जाए, बोर्ड से आउट हो जाए। सही है। अब ये जो एरो जहां से स्टार्ट होती है इसको हम बोलते हैं टेल और एरिजन। एक हमारे पास ये इसका हेड है तो ये हेड हमें डायरेक्शन शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और आप कहें कि इस पर 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है, NEWS। सो हम ईस्ट की तरफ एरो ड्रा करेंगे, ये हेड जिस तरफ हो यानी ईस्ट की तरफ है। अब अगर इस पर हम जो है कहे कि इस पर एक और 10 न्यूटन फोर्स है लेकिन वो साउथ की तरफ है तो ये 10 न्यूटन साउथ की तरफ बन गया। याद रखिए कि ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है तो दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। अब अगर 20 न्यूटन नॉर्थ की तरफ है तो ये हमारे पास 10 के लिए इतना लाइन बनता है तो 20 के लिए इसका डबल होगा, दिस इज 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर हाफ न्यूटन है 0.5 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, जो हमारे पास ये 10 के लिए इतना था, 5 के लिए इसका हाफ बनेगा। याद रखें कि कुछ डायरेक्शन हमारे पास इस तरह भी हो सकती है। अगर हमारे पास वेक्टर नॉर्थ और ईस्ट के बीच हो तो इसको हम कहते हैं वेक्टर अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच हो, नॉर्थ वेस्ट के बीच, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट साउथ के बीच हो तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट साउथ। अगर साउथ और ईस्ट के बीच हो तो इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो ये हमारे पास था वेक्टर्स। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स के कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट टाइप्स, 1 बाय 1, पैरेलल, एंटी पैरेलल, एक्सियल। सही है। सो ये हमारे पास बेसिक्स है। Many types of vector like equal, unequal, parallel, anti-parallel, collinear vectors, zero vectors, unit vectors, orthogonal vector, axial and coplanar vectors। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स मैंने चूज की है जो मैं आज जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सही है। हो सकता है मे बी केपी बुक्स में ना हो या पंजाब बुक्स में ये गिवन ना हो, लेकिन हम लोग ये जो है डिस्कस करेंगे। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे पास है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा। याद रखें कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ये दो वेक्टर्स है, इन दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ हमें शो करता है मैग्नीट्यूड। सो ये दोनों हमारे पास क्या है, दीज बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। अब ये देख ले, ये दो हमारे पास क्या है, दीज बोथ आर अनइक्वल। अनइक्वल क्यों है, बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अपोजिट है। सो सेम वेक्टर्स होने के लिए चाहिए कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। सो दिस बोथ आर इक्वल, दिस आर अनइक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स आर दोज व्हिच हैव सेम डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। सही है। लाइक फॉर एग्जांपल सेम या वेरिएबल, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन एक छोटा है, एक बड़ा, मीन्स एक का मैग्नीट्यूड कम है, एक का डिफरेंट है, ज्यादा कम। तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हो गए। अगर हमारे पास क्या है, ये दो वेक्टर्स है, एक राइट साइड पर है, एक अपोजिट साइड पर है, दिस आर नॉट पैरेलल। सही है। सो पैरेलल के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए।
वन वेक्टर इज अ स्केलर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरा मेरे पास है 15 न्यूटन, ये दोनों मेरे पास सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दूसरा वेक्टर पहले का मल्टीपल होगा। कौन सा मल्टीपल होगा? स्केलर नॉन जीरो। स्केलर नॉन जीरो मतलब इसको अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट सपोज ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये 15 न्यूटन फोर्स है। सो 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 1.5 से तो ये मेरे पास 15 न्यूटन बनेगा। सो पैरेलल वेक्टर में दूसरा वेक्टर पहले का मल्टीपल होगा। इसी तरह अगर ये मेरे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरा मेरे पास है 20 न्यूटन, इट मीन कि अगर इस 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास 20 आएगा। सो ये दूसरा वेक्टर पहले का मल्टीपल है। एंटी पैरेलल वेक्टर आर दोज विच आर अपोजिट वेक्टर विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन, विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं की जा रही, ये दोनों हमारे पास क्या है? दीज आर नॉट एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल ये होंगे जब डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड वेरी भी कर सकता है, मैग्नीट्यूड सेम भी कर सकता है। ये दोनों मेरे पास क्या है? ये दोनों मेरे पास एंटी पैरेलल है। एन एंटी पैरेलल वन वेक्टर इज नॉन जीरो नेगेटिव स्केलर। पैरेलल में पॉजिटिव था, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख ले, ये 10 न्यूटन है और ये मेरे पास -20 न्यूटन है। अगर इस 10 न्यूटन को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ किसी माइनस नंबर से, नेगेटिव और नॉन जीरो, -2 से तो मेरे पास आएगा -20 न्यूटन। सो दो एंटी पैरेलल में ये दूसरा वेक्टर पहले का नॉन जीरो मल्टीपल होता है। सेम अगर ये मेरे पास 5 न्यूटन फोर्स है और ये मेरे पास -20 न्यूटन है, इट मीन्स अगर इस 5 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ -4 से तो मेरे पास -20 न्यूटन आएगा। सो दिस सेकंड वेक्टर इज अ नॉन जीरो नेगेटिव स्केलर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच शेयर सम कॉमन पॉइंट। लेट सपोज ये एक पॉइंट है, इस पर डिपेंडेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट इसको यहाँ पर खींच रहा है, एक फोर्स यहाँ पर, एक फोर्स यहाँ पर है। सो ये दोनों फोर्सेस जो है इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग सम कॉमन पॉइंट। या ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस है ये सारे एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कोलिनियर, इसको हम कहते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो वेक्टर टाइप है, दिस इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मींस नॉट नोन टू अस, हमें मालूम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, इसका ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। अगर हमारे पास यहाँ पर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसको हम ड्रा नहीं कर सकते बिकॉज लेंथ शोज डायरेक्शन। ये दोनों नॉन जीरो है लेकिन दिस इज जीरो वेक्टर और इसका डायरेक्शन भी हमें पता नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी इसका गायब है। सिक्स्थ हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन्स 1। सो ये यूनिट मीन्स 1 यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास 1 होगा। अगर फोर्स है तो 1 न्यूटन, अगर इसी तरह टार्क है 1 न्यूटन मीटर, यानी अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा। वेक्टर को हम इस तरह लिखते हैं, दिस इज वेक्टर। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ए मॉडुलस और ए कैप या ए हेड, ये हमारे पास इसका डायरेक्शन हो गया। ये हमारे पास वेक्टर्स की दो पार्ट्स है। वेक्टर की कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है इसका मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद यूनिट प्लस डायरेक्शन। सो वेक्टर को हम कैप से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड को ए मॉडुलस से और डायरेक्शन को ए कैप या ए हेड्स। ये हमारे पास वेक्टर का इक्वेशन है। यहाँ पर अगर हम 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास अगर 1 लिख लेंगे जस्ट वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप या ए हेड, यानी यही वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको हम अगर वेक्टर को इस कैप से डिवाइड कर ले, वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर ले तो ये ए कैप रह जाएगा। इस ए कैप को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर हमें क्या शो करता है? दिस शोज डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जस्ट वो डायरेक्शन रह जाती है। अगर इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जस्ट डायरेक्शन रह जाएगी। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन, सो दैट इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास ए ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे पास स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। दीज आर यूनिट वेक्टर्स, ये भी यूनिट वेक्टर्स है लेकिन ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस पर है। ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। अगर एक वेक्टर है हमारे पास एक्स एक्सिस पर है तो इसको हम वेक्टर आई बोलते हैं। अगर वाई एक्सिस पर है तो इसको हम जे बोलते हैं। अगर जेड एक्सिस पर है तो इसको हम वेक्टर के बोलते हैं। ये तीनों हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। दीज आर द यूनिट वेक्टर व्हिच आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड
एक्सिस और इसको हम डायरेक्शन के लिए शो करते हैं। सही है, हर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन हर यूनिट वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर नहीं होगा। दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये यूनिट वेक्टर्स हमारे पास हर एक डायरेक्शन में हो सकती है। यूनिट वेक्टर कैन बी इन ऑल डायरेक्शन। अब जो x पर है इसको हम वेक्टर i बोलते हैं, जो y एक्सिस पर है उसको j, और जो z एक्सिस पर होगा वो k पर होगा। बाकी को जो है हम लोग स्पेशल नाम नहीं देते। लास्ट सेकंड जो है एक्सियल वेक्टर। लेट सपोज ये हमारे पास एक टायर है जो घूम रहा है और इसके बीच जो है इस तरह एक लकड़ी है, ये इस लकड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस। लेट मी शो यू। ये मेरे पास जो है एक छोटा सा मिनी साइकिल है। यहाँ पर आप लोग देख ले, ये जो टायर है हमारे पास, ये जो टायर है हमारे पास, ये टायर इस तरह घूमता है। तो ये हमारे पास ये जो ऊपर है ये हमारे पास इस तरह एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो आप लोग छोटा सा देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्सिस, जिससे टायर घूमता है, जो टायर के बीच है। सही है, जो पिन लगा हुआ है असल में, जिससे इर्द गिर्द ये टायर घूमता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये टायर जो है ये इस तरह रोटेट करता है, तो ये इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, जिसको मैंने दो उंगलियों से पकड़ा है। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ऊपर की तरफ है। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है इसका डायरेक्शन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है दिस इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस से रोटेट करता है। अब हमारे पास कुछ वेक्टर क्वांटिटीज है जिसकी डायरेक्शन यहाँ पर होती है, लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, टार्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। सो दिस इन सब की डायरेक्शन यहाँ पर होती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर की तरफ होगा, जब क्लॉकवाइज होगा तो नीचे की तरफ घूमेगा। इसको हम 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड, जिस तरह आप देख रहे हैं आपकी तरफ अब है, जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये टायर इसके इर्द गिर्द घूमता है। सही है, सो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बार हमारे पास कुछ वेक्टर्स है जिनकी डायरेक्शन हमारे पास, जिनकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जिनकी डायरेक्शन हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होती है। इसी वजह से इस वेक्टर्स को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। यानी एक्सियल वेक्टर्स आर दोज ऑफ व्हिच डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है। कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज which lie in the same plane। फॉर एग्जाम्पल ये एक बोर्ड, ये यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इस तरह लग रहा है इस पर, इस डायरेक्शन में, दूसरा इस तरह लग रहा है, तीसरा इस तरफ। ये सारे एक प्लेन पर है, एक सरफेस पर है, इनको हम बोलते हैं कोप्लेनर। अगर ये 2 फोर्सेस इस तरह है और एक मेथड आउटर लगा रू तो ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, ये फिर कोप्लेनर नहीं होंगे। सही है। सो 2 or more फोर्सेस which are lie in the same plane, इस तरह है, ये 3 फोर्सेस लग रहे इस ऑब्जेक्ट पर, दीज आर कोप्लेनर। अब याद रखें कि ये 2 फोर्सेस है मेरे पास। जब 2 वेक्टर्स होंगे तो इसको हम इस तरह पकड़ ले, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, जिस तरह भी कर ले ये दोनों हमारे पास एक सरफेस पर होंगे। सो ये 2 वेक्टर्स जो हमारे पास हो, 2 फ्री वेक्टर, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर तड़ आ जाए, लेट सपोज मैं तीसरा मार्कर ले लेता हूं। अब यहां पर देख ले, ये मेरे पास है थर्ड मार्कर। अब ये तीनों को इस तरह में कर लूँ, ये आप लोग इस तरह साइड से सामने से देख ले, ये तीनों एक लाइन पर है, ये तीनों कोप्लेनर है। अब अगर मैं एक को इस तरह कर लूँ, अब ये तीनों कोप्लेनर नहीं होंगे, यानी इसको हम एक सरफेस पर नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, मिक्स कर लूँ, फिर भी ये मेरे पास क्या होंगे, कोप्लेनर नहीं होंगे। कोप्लेनर तब होंगे जब ये हमारे पास इस तरह स्ट्रेट होंगे। इस तरह मैं कर लूँ एक, फिर एक इस तरह कर लूँ, यानी इसको अगर हम बोर्ड पर ड्रा कर सकते हैं, इसको आप शेड से देख ले, इस तरह स्ट्रेट दिख जाएंगे। सो दीज आर कोप्लेनर। सो 2 फ्री वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। 3 जो है, तीनों में अब केस है, ये कोप्लेनर नहीं है, ये भी नहीं है। जब एंगल सेम होगा, ये तीनों सेम सरफेस पर होंगे तो एक प्लेन पर लाई करेंगे, फिर हमारे पास ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अब इन्हीं कोप्लेनर वेक्टर्स की रिजल्टेंट के लिए हमें जब फोर्सेस की बात करेंगे तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पर हम इसके लिए कॉन्ग्रुएंट फोर्स या कॉन्करेंट फोर्सेस में इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू।